हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु नितिन भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है न्यूटन का तृतीय गति विषयक तृतीय नियम और उसके ऊपर आधारित बहुत सारी दैनिक जीवन में होने वाली घटनाएं जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम और उसके ऊपर आधारित कुछ अनुप्रयोग या दैनिक जीवन में होने वाली घटनाएं। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ यानी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम कहता क्या है। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यदि कोई भी वस्तु कोई बल लगाती है, उसे हम कह रहे हैं क्रिया, तो उसके बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। और आगे कहता है नियम, तथा ये दोनों, इट मीन्स क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लें दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, एक ए है और एक बी ऑब्जेक्ट है। ए ऑब्जेक्ट ने बी के ऊपर बल लगाया है, दैट इज एफ बी ए। बी के ऊपर ए द्वारा लगाया गया बल है और इसको हम कह रहे हैं क्रिया। तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि उसकी ठीक बराबर प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। बी उतना ही बल ए पर लगाएगा विपरीत दिशा में, एंड दैट इज एफ ए बी, और ये हो गई हमारी प्रतिक्रिया। इट मीन्स एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। दोनों बल परिमाण में बराबर और माइनस का मतलब हुआ ऋणात्मक का मतलब विपरीत दिशा में होते हैं और दोनों अलग अलग। क्रिया कार्य कर रही है बी वस्तु पर तो प्रतिक्रिया कार्य कर रही है ए वस्तु पर। तो अगर हम ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं कि दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती हैं तो बहुत सारी घटनाएं हैं जिनकी हम व्याख्या इस नियम के आधार पर करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल जो हम लेकर के चल रहे हैं, जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं थर्ड लॉ की हेल्प से, किसी तल पर मनुष्य की गति। वैसे ये मनुष्य के लिए ही केवल एप्लीकेबल नहीं है, किसी भी तरह की गति के लिए एप्लीकेबल है कि कोई भी व्यक्ति किसी तल पर किस प्रकार से गति कर पाता है, गति क्यों कर पाता है। ठीक है, सामान्य रूप से लगता है कि जब हम पृथ्वी पर स्थित हैं तो हमारा भार mg नीचे की ओर और उसकी प्रतिक्रिया लंबवत ऊपर की ओर कार्य कर रही, दोनों बल बैलेंस्ड है, फिर मोशन कैसे होती है। तो इसको समझने के लिए हम देखें, कोई भी व्यक्ति ये हमने कोई व्यक्ति लिया है, कोई भी व्यक्ति गति करने के लिए पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर बल कभी भी नहीं लगाता। वो गति करने के लिए हमेशा अपने पैरों से पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की ओर किसी कोण पर बल लगाता है। ये हमने लिया है व्यक्ति और ये दिखाया है उसको कि वो पैरों से पीछे की ओर बल लगा रहा है। तो ये तो हुई क्रिया, और इसकी हमें प्रतिक्रिया प्राप्त होती है विपरीत दिशा में। इसको हम कह रहे हैं फिलहाल R। तो व्यक्ति जब किसी भी तल पर गति करना चाहता है तो वो पीछे की ओर किसी कोण पर बल लगाता है, जिसे हम कह रहे हैं प्रतिक्रिया, और इसकी हमें बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। तो क्रिया कार्य कर रही है इस तल पर और प्रतिक्रिया कार्य कर रही है व्यक्ति पर। इस प्रतिक्रिया का इस दिशा में, अगर इस R को हमने कहा है तो इस दिशा में होगा इसका क्षैतिज घटक, यानी क्षैतिज दिशा में घटक, और इधर है इसका ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक तो व्यक्ति के भार mg को बैलेंस करता है, और जो क्षैतिज घटक है ये उसे आगे की ओर गति प्रदान करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब है व्यक्ति द्वारा लगाई गई क्रिया की प्राप्त प्रतिक्रिया के क्षैतिज दिशा में घटक द्वारा हमें गति प्रदान की जाती है, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक व्यक्ति के भार को बैलेंस करता है। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की किसी तल पर गति संभव हो पाती है। अगर किसी कारण से हमें पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त ना हो तो हम क्षैतिज तल पर चलने में सफल नहीं हो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे पैरों के नीचे केले का छिलका या कोई ऐसी चिकनी चीज़ आ जाती है जिससे हमें प्राप्त होने वाली प्रतिक्रिया घट जाती है, तो हमारा
क्षैतिज घटक पर्याप्त नहीं रह पाता, ऊर्ध्वाधर घटक भार को संतुलित नहीं कर पाता, तो उस स्थिति में व्यक्ति स्लिप करने की कंडीशन में आ जाता है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जल में तैरना। स्विमिंग किस प्रकार से पॉसिबल है, व्यक्ति जल के तल पर किस प्रकार से तैर पाता है? तो जो भी व्यक्ति है वो जब तैर रहा है तो तैरते समय वो क्या करता है, पानी को पीछे की ओर पुश करता है। जब तैरता है तो इस प्रकार से गति होती है पानी में, तो वो पीछे की ओर क्या लगा रहा है, क्रिया। तो व्यक्ति पानी पर पीछे की ओर बल लगाता है जो कि क्रिया है, और न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार उसको व्यक्ति को उतनी ही विपरीत दिशा में क्या प्राप्त होती है, प्रतिक्रिया। तो इस प्रतिक्रिया के कारण ही वो आगे की ओर तैरता रहता है। तो इस प्रकार से जल के तल पर व्यक्ति का तैरना संभव हो पाता है। इसी प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल्स हम लेकर के चलेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी किनारे पर, नदी के किनारे पर जब हम नाव से किनारे की ओर कूदते हैं, जंप करते हैं, तो नाव पीछे की ओर गति करने लगती है। तो नदी के किनारे नाव से किनारे पर कूदने पर नाव पीछे की ओर गति करती है। ये हम लेकर चल रहे हैं नाव की स्थिति, और यहां तल है जिस पर व्यक्ति जंप कर रहा है। जब व्यक्ति नाव से कूदना चाहता है किनारे की ओर, तो वो क्या करता है, नाव पर पीछे की ओर लगाता है क्रिया। नाव पर पीछे की ओर बल लगाता है जो कि है क्रिया, और नाव द्वारा व्यक्ति पर आगे की ओर लगाई जाती है प्रतिक्रिया इस दिशा में। तो प्रतिक्रिया के प्रभाव में व्यक्ति किनारे पर पहुंचता है, किनारे की ओर पहुंचता है, और व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल यानी क्रिया के कारण नाव जल के तल पर पीछे की ओर गति करने लगती है। तो इसीलिए जब किनारे से नाव से हमें उतरना होता है तो या तो नाविक नाव को पकड़े रहता है जिससे वो पीछे की ओर गतिशील ना हो हमारे द्वारा लगाए गए बल के द्वारा, क्रिया के द्वारा, या उसको किसी रस्सी या ऐसी वस्तु से बांध दिया जाता है। तो किनारे पर जब भी नाव से उतरें तो ध्यान रखें कि जब आप किनारे की ओर गति करना चाहेंगे, कूदना चाहेंगे, तो आपके द्वारा लगाए गए बल यानी क्रिया के कारण नाव पीछे की ओर गतिशील हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में किसी एक्सीडेंट की संभावना भी नॉर्मल लाइफ में हो सकती है। ठीक है, तो ये था एक और इम्पॉर्टेंट रीजन जो सामान्य जिंदगी में आपको नॉर्मल लाइफ में देखने के लिए मिल सकता है। एक और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं इसका। जब किसी बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक पीछे की ओर गति करती है। तो ऐसा क्यों है? तो बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर गति करती है। ठीक है, किसी भी बंदूक से जब गोली चल रही है आगे की ओर तो गोली पर कार्य की है क्रिया। जितना बल गोली पर आगे की ओर लगता उतना ही प्रतिक्रिया बल बंदूक पर कार्य करता है पीछे की ओर। तो क्रिया के कारण गोली आगे की ओर गति कर रही है और गोली द्वारा बंदूक पर लगाई गई प्रतिक्रिया के कारण बंदूक पीछे की ओर गति करती है। इस प्रकार न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है कि हर एक क्रिया की बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया प्राप्त होती है और दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्य कर रही है। गोली पर कार्य कर रही है क्रिया,
गोली द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया के कारण बंदूक पीछे की ओर लग रही है। तो बराबर हैं और विपरीत दिशा में है। कुछ और इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स लेकर के चलें। इसके बाद देखें हम किसी भी जेट विमान या रॉकेट की गति। कोई भी जेट विमान या रॉकेट इस प्रकार गति करता है तो इस प्रकार की उसकी स्ट्रक्चर है जिसके पिछले हिस्से पर एक बारीक नोजल यानी एक छेद बना हुआ होता है और रॉकेट के अंदर जो ईंधन भरा हुआ है, जब उस ईंधन को जलाया जाता है तो उसके जलने से तीव्र गैसें, गर्म गैसें उत्पन्न होती हैं और ये गर्म गैसें इस बारीक छिद्र से, इस छोटे छिद्र से बाहर की ओर आती हैं। तो इन गर्म गैसों द्वारा बाहर की वायु पर लगाई जाती है क्रिया यानी बल। न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार ठीक उतनी ही प्रतिक्रिया हमें विपरीत दिशा में प्राप्त होती है आगे की ओर और ये है हम इस वायु द्वारा रॉकेट पर लगाई गई प्रतिक्रिया और इस प्रतिक्रिया के कारण रॉकेट लगातार आगे गति करता रहता है। आप देखें कि इतने तीव्र वेग से ये गैसेस बाहर आती हैं, यानी उन पर जो उनके द्वारा जो गैसों बाहर की वायु पर बल लगाया जा रहा है उसके प्रतिक्रिया के कारण ही जेट विमान हमारा आगे की ओर, ऊपर की ओर गति करता रहता है। इसके बाद एक रीजन और लेकर के चलेंगे। ये प्रॉब्लम काफ़ी पॉपुलर रही है काफ़ी समय तक। घोड़ा किसी गाड़ी को कैसे खींच पाता है, या सिंपली हम कह सकते हैं घोड़े गाड़ी की गति, और ये हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम के नाम से पॉपुलर रही है कि घोड़ा गाड़ी को किस प्रकार गति करा पाता है। तो इसको हम समझने के लिए ये कोई गाड़ी है और इससे कनेक्टेड है हॉर्स, ये हम स्ट्रक्चर एक नॉर्मल खाली लेकर के चल रहे हैं एक सांकेतिक रूप में। इस प्रकार से हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम यानी घोड़ा गाड़ी होती है, जहां घोड़ा एक दो छड़ों की सहायता से सामान्य रूप से गाड़ी से कनेक्टेड रहता है और ये है किसी तल पर स्थित। अब ये कैसे गति करा पाता है ये हम देखें तो सामान्य रूप से वही बिल्कुल स्थिति है कि जब घोड़ा गाड़ी को चलाना चाहता है तो वो पीछे की ओर क्या करता है, किसी कोण पर बल लगाता है, किसी एंगल पर। तो उसके द्वारा जो लगाई गई ये बल है, ये है क्रिया उस तल पर, और ठीक उतनी ही विपरीत दिशा में उसे प्राप्त होती है प्रतिक्रिया। इस प्रतिक्रिया का जो ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक है, अगर इसको हम कहें v, तो ये घोड़े के भार mg को संतुलित कर लेता है, और जो इसका क्षैतिज घटक है, क्षैतिज दिशा में घटक है, इसको अगर हम h कहें, ये रेस्पॉन्सिबल है गति कराने के लिए। अगर हम गाड़ी की स्थिति देखें
तो गाड़ी का भार अगर mg ये नीचे की ओर कार्य कर रहा है तो उसके ऊपर तल की प्रतिक्रिया r उसको बैलेंस किए हुए, इट मीन्स जो गाड़ी का भार है वो पूर्णतः संतुलित अवस्था में है। अब क्षैतिज घटक रेस्पॉन्सिबल है गति कराने के लिए। इन व्हील्स पर, इन पहियों पर पीछे की ओर कार्य करता है घर्षण बल। अगर हमारा ये क्षैतिज घटक यानी घोड़े को प्राप्त प्रतिक्रिया का क्षैतिज घटक अगर इन घर्षण बलों को संतुलित कर या उससे अधिक है तो उनको बैलेंस करके गति प्रदान कर देता, और यदि क्षैतिज घटक घर्षण बल से कम रह जाता है तो घोड़ा गति नहीं करा पाता। तो इसका मतलब है कि जब घोड़ा किसी तल पर यानी धरातल पर क्रिया बल लगाता है एक कोण पर तो उसके विपरीत दिशा में उसे प्राप्त होती है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का जो ऊर्ध्वाधर घटक v है वो उसके भार mg को बैलेंस करता है और क्षैतिज घटक उसे गति प्रदान करता है, क्षैतिज गति। चूंकि घोड़ा गाड़ी आपस में कनेक्टेड हैं तो यदि क्षैतिज घटक h गाड़ी पर कार्यरत घर्षण बल से अधिक है तो वो उसे गति प्रदान कर देता, और यदि उससे कम है तो गति प्रदान नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से घोड़े द्वारा लगाया गया बल, क्योंकि इस प्रॉब्लम को इस तरह से प्रोपेगेट किया गया कि घोड़ा जमीन पर, पृथ्वी पर, तल पर बल लगाता है, उतनी ही उसे प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है, क्रिया प्रतिक्रिया आपस में बैलेंस हो जाएंगी तो कैसे गति संभव है। तो ये पहले ही क्रिया प्रतिक्रिया नियम में स्पष्ट है कि कभी भी क्रिया और प्रतिक्रिया एक वस्तु पर कार्य नहीं करती, दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती हैं। तो घोड़े ने जो बल लगाया यानी क्रिया लगाई वो धरातल पर, धरातल द्वारा लगाई गई प्रतिक्रिया कार्य करती है घोड़े पर। उस प्रतिक्रिया का ऊर्ध्वाधर घटक भार mg को बैलेंस करता है और क्षैतिज घटक रेस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है गति कराने के लिए। यदि ये क्षैतिज घटक गाड़ी पर लगने वाले घर्षण बल से अधिक है तो वो उसको गति प्रदान कर देता, और यदि उससे कम रह जाता तो उसे गति प्रदान नहीं कर पाता। तो इस तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हमने लिए जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ में होने वाली घटनाएं ली गई हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ से। कुछ और अच्छे टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के मिलेंगे। आप जो भी कमेंट्स हैं आपके, आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।